Rimjim Sparks presents Ekal Bharat Manch 2.0, co-sponsored by Ramram Foundation and Campus. भाई साहब राम राम, नमस्कार। दीदी नमस्कार जी नमस्कार। राम राम। एकल अभियान के इस मंच का आज अंतिम दिन है एकल अभियान का। और अभी आप पूछ भी रहे थे आते समय अभियान के विषय में, मैं तो थोड़ी सी आपको जानकारी दूंगा और उसके बाद हम अपने सेशन को प्रारंभ करेंगे। एकल अभियान एकल विद्यालय करीब इस देश के 1,10,000 गाँव में चलते हैं। शिक्षा के साथ साथ संस्कार शिक्षा भी मिल सके, इसके लिए काम किया जाता है। जो इस देश का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है, भारत के राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में गांधी पीस प्राइज़ एकल विद्यालय को दिया गया है। 1 लाख विद्यालय जब पूर्ण हो गए थे और निःशुल्क शिक्षा वन टीचर वन स्कूल के कॉन्सेप्ट पे वहाँ पे दी जाती है। तो एक बहुत साधारण हम ये कह सकते हैं कि ये उसकी अगर एकल विद्यालय क्या कार्य करता है तो उस विषय में है। आप हमारे संगठन प्रभारी जी हैं आदरणीय माधवेन जी, जो कि पूरे देश का हमारे एकल अभियान का कार्य देखते हैं। तो अब मैं अपने सेशन पे आता हूं जिसको हमें प्रारंभ करना था। लखनऊ विश्वविद्यालय से, क्योंकि मैं खुद भी विश्वविद्यालय का छात्र रहा, प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, से आपका सफ़र प्रारंभ हुआ। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में युवाओं के बीच में जो सबसे चर्चित चेहरा हो या जिनके चलने के साथ साथ 200-300 युवा अपने आप ही जुड़ना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, अपना साथ में कई बार यहाँ से लेके बलिया तक पहुँच जाते हैं, इस लोकप्रियता का मुख्य कारण आपको क्या लगता है कि आज भी विश्वविद्यालय की छोटी छोटी संगोष्ठियों में भी आप बड़ी सरलता से पहुँचते हैं? ये तो जिस संस्कार से आपका चैनल चल रहा है, ये उसी संस्कार का ये पुण्य प्रताप है कि हम लोग भाई पढ़ने के लिए आए थे विश्वविद्यालय में और एक विचारधारा के साथ जुड़ गए और उस विचारधारा के साथ काम करते करते जिसके माता पिता को लोग नहीं जानते थे कौन है, मैं कहाँ के रहने वाला हूँ, ये लोग नहीं जानते थे, लेकिन एक वैचारिक लड़ाई छात्रों के बीच में एक संगठन के माध्यम से जुड़ते चले गए और उसे पीछे मुड़ करके नहीं देखे और वो विचारधारा ही आज जो है विधायक भी बना दिया और मंत्री भी बना दिया। और उस विचारधारा में जाने पर मुझे जो एक संस्कार मिला मुझे, और उस संस्कार के कारण ही ये सब चीज़ संभव हो पाता है जी। तो व्यक्ति के निर्माण में संगठन का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है और वो संगठन जो संस्कार युक्त हो, जो देश के लिए उसके देश प्रेम हो, देश के लिए कुछ करना चाहता हो, तो ऐसे विचारधारा में लाखों छात्र जो है जुड़ते गए और आज समाज के बहुत सारे, केवल राजनीतिक क्षेत्र ही नहीं है, हम सब के साथ काम करने वाले लोग आज समाज के विभिन्न क्षेत्रों में आज अच्छे काम कर रहे हैं और देश के लिए वो एक अपने आप को मुकाम हासिल कर रहे हैं। ये उसी का कारण है। तो कोई मैं यही समझता हूँ। तो एक संगठन से ही सहजता सीखा हूँ और मैं अपने जो हम लोग के मार्गदर्शक रहे उन लोगों को मैंने देखा नज़दीक से, उनके जीवन को देखा, उनके आचार व्यवहार को देखा, तो कोशिश आदमी करता है कि उनके तरह बनने की कोशिश करता है और धीरे धीरे वो अपने हैबिट में आ गया और उसको करते गए और यहाँ तक पहुँच गए। वाह। माननीय मंत्री जी, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा, अभी 2025 में जो हमारा कुंभ होने वाला है उसमें पूरे देश की अपितु विश्व के कई ऐसे देश हैं जिनकी निगाह रहती है, जो आना चाहते हैं कुंभ में, और उत्तर प्रदेश एक ऐसी जगह है जहाँ पे ग्रामीण दूर सुदूर से क्षेत्र का भी व्यक्ति उस कुंभ में आके स्नान करना चाहता है। इसका एक बहुत बड़ा माध्यम परिवहन है, उसकी कैसी क्या तैयारी है? और हमारे जो गांव के लोग हैं, जैसे मुझे लगता है कि अभी रक्षाबंधन में सबके लिए एक अपने आप में उत्सव था सारी बहनों के लिए, जब उन्होंने मुफ्त यातायात किया। ऐसी बहनें जो गांव से आती हैं, अफोर्ड नहीं कर पाती हैं एसी की बसें, बट उस दिन वो भी बढ़िया वॉल्वो में फ्री में बैठ के अपना सफ़र कर रही थी। तो हमारी कुंभ की दृष्टि से क्या तैयारी है, क्या योजना है, अगर आप कुछ बताना चाहें। देखिए, अर्ध कुंभ भी जो है माननीय जोगी जी की सरकार में हुआ था और पूर्ण कुंभ का भी माने अवसर हम सबको मिल रहा है।
और मुझे परिवहन मंत्री के रूप में जोगी जी के मंत्रिमंडल में काम करने का अवसर मिला है। देश और दुनिया से उस कुंभ में लोग आएंगे। जी। सबसे पहले तो हम लोग इस कुंभ को ग्रीन कुंभ बनाना चाहते हैं, प्रदूषण मुक्त कुंभ रहेगा और सबसे ज़्यादा वाहन के द्वारा 40% प्रदूषण वाहन के द्वारा होता है। तो हम लोगों ने निर्णय लिया है कि प्रयाग के कुंभ क्षेत्र से बाहर ही 11 अस्थायी बस स्टैंड बनाएंगे वाह। और सभी गाड़ियां वहीं आकर के खड़ी हो जाएंगी और वहां से केवल इलेक्ट्रिक गाड़ी और सीएनजी गाड़ियों से हम जो है उनको लेकर के मेला क्षेत्र में ले जाएंगे और मेला क्षेत्र में भी हम लोग अपना बस स्टैंड बना रहे हैं। बनेगा। और सबसे बड़ा काम हो रहा है जो अब तक के परिवहन विभाग के इतिहास में पहला होगा कि 7,000 नई बसें, अरे वाह, पूरे कुंभ के लिए 7,000 नई बसें हम खरीद रहे हैं और सभी बसें हमारे दिसंबर तक हमारे सभी बस स्टैंड में आके खड़ी हो जाएंगी और वो नई बसें होंगी और उसमें इलेक्ट्रिक बसें भी हम ले रहे हैं कि जो 7,000 बसें हमारे जो अस्थायी स्टैंड तक जाएंगे और वहाँ से हमारे इलेक्ट्रिक और सीएनजी बसें 320 इलेक्ट्रिक बसें। अभी तक आप देखे होंगे शहरों में मेरी 9 मीटर की बसें चलती है इलेक्ट्रिक बसें, अब हम 12 मीटर की 3 मीटर और लंबी इलेक्ट्रिक बसें ले रहे हैं। उसके बाद हम डबल डेकर इलेक्ट्रिक बसें ले रहे हैं और आप देखेंगे कुंभ क्षेत्र में डबल डेकर भी इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी, जहां पर हमारे बाहर से जो यात्री आएंगे वो ये चाहेंगे कि पूरे हम प्रयाग का दर्शन कर लें, तो एक ही जगह से बैठेंगे और उनको पूरे हमारे जो डबल डेकर बसों में बैठा करके उनको पूरा माने प्रयाग का दर्शन कराया जाएगा। और बल्बो बसें अपने फ्लीट में हम बल्बो बसें भी ला रहे हैं जो माने बहुत ही आधुनिक बसें हैं जो लोगों को आरामदायक है, जो लंबी दूरी से आएंगे उसके लिए भी व्यवस्था कर रहे हैं। और प्रयाग के अंदर हमारे 2 बस स्टैंड, एक हमारे सिविल लाइन्स है और एक जीरो रोड है और दोनों को हम हवाई अड्डा की तरह बना रहे हैं और उसका टेंडर भी हो चुका है और काम भी अब शुरू होने जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से उसका हम लोग शिलान्यास के लिए समय मांगे हैं, तो हम लोग कुंभ को एक बहुत स्वच्छ कुंभ रहे और वहाँ प्रदूषण मुक्त रहे और किसी को आवागमन में कोई असुविधा न हो, इसके लिए हम सब माननीय जोगी जी के नेतृत्व में हम लोग इसकी जो है बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। वाह। सर मेरा आपसे एक सवाल है कि जैसा कि अभी भैया ने भी बोला कि रक्षाबंधन में सब लोग गांव जाने के लिए उत्साहित रहते हैं शहर से, तो गांव में जो अभी परिवहन है, उत्तर प्रदेश की सड़कों का जो हम लोग मैपिंग कर रहे हैं, किस तरीके से इसमें बढ़ोतरी हुई है, किन गांवों तक सड़कें पहुंच चुकी हैं और आगे क्या प्लान्स है, इसके बारे में अगर आप बताना चाहें। देखिए, इसे पूरे उत्तर प्रदेश में 1 लाख गांव हैं और उसमें 59,000 गांव जो है राजस्व ग्राम है जहां प्रधान का चुनाव होता है, लेकिन मजरे और टोले मिला करके लगभग 1 लाख गांव हैं और उस 1 लाख में केवल मात्र 12,200 गांव ऐसे हैं जहां पर अभी तक बस नहीं जाती है। लेकिन हमने निर्णय लिया है कि 6 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का कोई गांव नहीं बचेगा जहां पर हमारी बस न जा सके और लोक निर्माण विभाग से हम लोग बात कर रहे हैं कि वहां बसें जाने के लिए, उसको घूमने के लिए, टर्न करने के लिए उतनी थोड़ा चौड़ी सड़क हो जाए, क्योंकि अभी भी ऐसे 12,200 गाँव में से करीब 5,000 से ज़्यादा गांव ऐसे हैं जहां पर आज भी बस नहीं जा सकती है। तो हम लोग इसको पीडब्ल्यूडी से बात कर रहे हैं कि वहां पर बसें जाने की व्यवस्था करें। पहली बार मैं अभी परिवहन विभाग में अभी हमारे यहाँ 52 सीटर गाड़ियाँ खरीदी जाती हैं, 52 सीटर से कोई छोटी गाड़ी नहीं खरीदी जाती, लेकिन पहली बार हमने निर्णय लिया कि अब हम 32 सीटर भी लेंगे, हम 25 सीटर भी लेंगे, हम 42 सीटर भी लेंगे। भाई गांव में छोटी बस को जो है टर्न करना आसान होता है या उसका लोड फैक्टर जो है कम भी रहता है तो सक्सेसफुल रहता है। बड़ी बस हम ले जाते हैं, उतने पैसेंजर मिलते नहीं हैं, इसलिए दिक्कत आती है। हम 1600 नई रूट रिफॉर्म किए हैं
और सभी 1600 रूट पर एक एक रूट पर 4-4 5-5 बसें हम चलाने जा रहे हैं। वो ग्रामीण सेवाएं होंगी। हम चाहते हैं कि बस जो है सुबह में 7 बजे गांव से निकले और ब्लॉक होते हुए तहसील होते हुए 10 बजे तक जिला मुख्यालय पर पहुंच जाए। जिसको कचहरी जाना है, जिसको ट्रेन पकड़ना है, जिसको विद्यालय जाना है, वो उससे 10 बजे तक शहर में आ जाए। और वो बस जो है मैक्सिमम 150 किलोमीटर की वो अपनी दूरी तय करके फिर शाम के समय 7 बजे 8 बजे 9 बजे तक वो बस फिर उस गांव में चली जाए और गांव में ही जाकर के बस रुके। उसका ड्राइवर, कंडक्टर और क्लीनर वो तीनों उसी गांव के हों या अगल बगल के गांव के। बहुत अच्छा तो विचार कम से कम कुछ लोगों को रोजगार भी मिलेगा और गांव में बस खड़ी रहेगी तो दूसरे दिन सुबह में वो अपने मुख्यालय तक पहुंचेंगे। और किसी गांव के किसान को कोई सब्जी भी यदि शहर में बेचना है तो सुबह ले करके जाएगा और शाम को उसी बस से वापस आ जाएगा। इस तरह की भी व्यवस्था हम आने वाले दिनों में 6 महीने में आपको ये भी देखने को मिलेगी हर गांव में। और एक मैं आपको ऐसे बता दूं कि अभी एक काम और करने जा रहा हूं कि कोई भी बेरोजगार नौजुवक जिसके पास अपने पास संसाधन नहीं है उसको इलेक्ट्रिक गाड़ी जो 12 लाख की गाड़ी 13 लाख की गाड़ी है उसको हम लोग बिना उसको मार्जिन मनी जमा किए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से 10 लाख रुपया उसका पहले लिमिट था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख उसका लिमिट कर दिया है। अभी हम 10 लाख पर ही उसको प्लानिंग बनाए थे कि जो 12 लाख की गाड़ी है उसको हम पैसे दे देंगे बिना पैसे के इलेक्ट्रिक गाड़ी। 1 लाख रुपया हमारा विभाग जो है उसको सब्सिडी देता है, हमारा परिवहन विभाग इलेक्ट्रिक गाड़ी के लिए 1 लाख सब्सिडी। 1 लाख रुपया जो मैन्युफैक्चरर है टाटा, लीलैंड या मर्सिडीज इस तरह के या वोल्वो जो बड़ी गाड़ियां हैं वो बड़ी कंपनियां 1 लाख वो जो है अपना प्रॉफिट छोड़ देगी। और 1 लाख रुपया या 50,000 60,000 जो और कम पड़ेगा तो CSR फंड से उसको दे करके हम लोग उसको निःशुल्क गाड़ी दे देंगे और 4 महीना तक उसको किस्त भी दे देंगे और उसके 4 महीने के बाद वो कमा करके अपना किस्त देता रहे तो कम से कम एक गाड़ी पर 2 लोगों को रोजगार मिलेगा और पोल्यूशन मुक्त हो जाएगा। आज जो हम लोग इलेक्ट्रिक को चाहते हैं बढ़ावा दिया जाए तो ये जो डीजल गाड़ियां चलती हैं शहरों में जो धुआं होता है उससे बहुत प्रदूषण होता है तो उससे भी मुक्ति मिलेगी। आज देखते हैं शहरों में जो कूड़ा उठाया जाता है तो कूड़ा के लिए भी इलेक्ट्रिक गाड़ियां प्रयोग हो जाएगी। लखनऊ में हो रही है, पूरे लखनऊ में हो रही है। जो छोटे छोटे माने अभी जैसे स्कूल में लोग ले जाते हैं जो टाटा की हमारी जो मैजिक है, मैजिक से थोड़ी बड़ी 12 सीटर गाड़ियां आ रही हैं कि वो इलेक्ट्रिक गाड़ी रहेगी। वो अपने घर में जैसे मोबाइल चार्ज करते हैं उसको आप चार्ज कर लेंगे। 1 रुपया 25 पैसा प्रति किलोमीटर पड़ेगा। डीजल अभी भी 5 रुपया 7 रुपया प्रति लीटर पड़ता है और उससे सस्ता भी पड़ेगा। और अपने घर में जैसे मोबाइल रात में हम लोग जाते हैं लगा देते हैं प्लग में, सुबह में चार्ज हो जाता है, उसी तरह से इसको भी चार्ज कर लेंगे तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा और जो है पोल्यूशन को भी नियंत्रित करने में अवसर मिलेगा। अभी आप अखबार में पढ़े होंगे, अभी 3 दिन पहले अखबार में निकला था कि उत्तर प्रदेश के 10 शहर ऐसे हैं जो पोल्यूशन वहाँ कम हो गया है 40%, उसमें लखनऊ भी है। माने भारत सरकार ने ये जारी किया है, हम लोगों ने नहीं जारी किया है, लेकिन आज उत्तर प्रदेश के 10 शहर ऐसे हैं जो 40% पोल्यूशन अपना कम किया है। तो आने वाले दिनों में हम लोग और चाहते हैं कि पोल्यूशन फ्री पूरे उत्तर प्रदेश हो, योगी जी के राज में एक स्वस्थ उत्तर प्रदेश बने, इसके लिए हम लोग काम करें। भाई साहब एक अंतिम प्रश्न मेरा बस ये है, राजनीतिक क्षेत्र में भी आपको आपकी सेवा या आपके भाव के कारण जाना जाता है। कई बार हम लोगों ने देखा कि आप रात बिरात बसों की चेकिंग के लिए और बाकी चीज़ों के लिए अलग अलग स्थानों पे मिलते हैं कि ओवरलोड तो नहीं हो रहा है। जितने उत्तर प्रदेश में टोल हैं जहाँ पे टोल टैक्सेस लिए जाते हैं और एक पूरा विभाग सिर्फ इसी चीज़ की चेकिंग करता है कि क्या गाड़ी ओवरलोड है, क्या गाड़ी में अधिक लोग हैं, इन सारी चीज़ों की क्या नंबर प्लेट प्रॉपर है कि नहीं। तो क्या ऐसा कुछ प्रदेश हमारा कर सकता है कि टोल पे ही वेट नापने की मशीन नीचे लगे कि गाड़ी जो आ रही है वो ओवरवेट है कि नहीं, वहीं पे नप जाए, वहीं पे दिख जाए कि नंबर प्लेट सही है कि नहीं, वहीं पे देख लें कि सवारियां कितनी भरी हैं। तो एक पूरे तंत्र को अलग से अतिरिक्त मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और पारदर्शिता भी बहुत अच्छे तरीके से बढ़ेगी। ये एक मेरा व्यक्तिगत सुझाव भी है और इस पे आपका मैं विचार भी चाहूँगा। दुर्गेश जी बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है।
ये बहुत बड़ी समस्या है और दुर्घटना भी बहुत हो रही हैं इससे, जी ओवरलोडिंग से। और मैं आपको बताऊं कि कोरोना काल में 2 वर्षों में जितनी मृत्यु हुई थी उत्तर प्रदेश में, उससे ज़्यादा मृत्यु सड़क दुर्घटना में हो रही है। पूरे कोरोना काल में 22,000 लोग मरे थे 2 वर्षों में, लेकिन दुर्घटना से प्रति वर्ष उत्तर प्रदेश में 23,000 लोग मरते हैं। जी प्रतिदिन अखबार हम लोग सब सो के उठते हैं तो पहले हम लोग के पास पर्ची आ जाती है कि आज हेलमेट यहाँ ना पर पहनने के दुर्घटना कारण। हुआ है, इतने लोग जो है उसमें मृत्यु हुई, इतने लोग घायल हुए। अब आप समझिए सुबह की चाय कितनी हम लोग की खराब होती है जी कि अपने देश के युवा पीढ़ी जो देश के भविष्य हैं जी वो दुर्घटना में, और सबसे ज़्यादा 18 से 35 वर्ष के युवा उसमें दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। बाइक में और हेलमेट बाइक ना पर पहनने चलते के हैं, कारण। हेलमेट नहीं लगाते हैं। जी ओवरलोडिंग का भी एक बहुत बड़ा उसमें वो रोल है। जी अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ हम लोगों ने प्रस्तुतिकरण किया है और आपने बहुत मैं इसको हम लोग चाहते हैं इसको हम लोग ख़त्म करें। इसके लिए 88 ऐसे हमारे टोल हैं पूरे उत्तर प्रदेश में जी जहाँ पर ये आप चाहते हैं कि वेब्रिज बनाया जाए। जी वेब्रिज है भी जो हमारे उस पर जो है, लेकिन उसका सही ढंग से हम चाहते हैं कि उसका कनेक्शन जो है मैंने हम लोग को ऑनलाइन कर दिया जाए डायरेक्ट आपके विभाग की परिवहन वेबसाइट विभाग में से। है। तो जी। जो गाड़ियां उधर से गुजरे तो मेरे पोर्टल पर वो आ जाएं। बिल्कुल तो बिल्कुल पोर्टल पर आ जाएं तो अभी चालान होता है, लेकिन चालान अभी क्या होता है कि वो लोग करते क्या है कि गलत नंबर डाल देते हैं। कोई ट्रक पे स्कूटर का नंबर डाल देते हैं, अब वो गाड़ी या किसी दूसरे का नंबर डाल देते हैं, और जब हम लोग उस पर चालान काट देते हैं उससे कैमरे से, अब उस व्यक्ति के यहाँ लाखों रुपया का पेनाल्टी चली जाती है। वो आदमी गलती किया नहीं, उसके यहाँ पहुंच जाता है। तो ये हम लोग इसको वेरीफाई करने में बहुत टाइम लगता है। जी तो अब हम लोग नया उसके ये बनाने जा रहे हैं कि जो कमर्शियल गाड़ियां हैं जी उसको एक लेन से गुजरना होगा। वहाँ पर हमारे परिवहन विभाग के लोग रहेंगे, खनन विभाग के लोग रहेंगे, पुलिस विभाग के लोग रहेंगे। एक टास्क फोर्स बना करके माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हम लोगों ने किया है कि अब वो जो है उस केवल एक लेन रहेगा जो केवल कमर्शियल के लिए रहेगा, और प्राइवेट गाड़ियाँ सीधे निकल जाएंगी और कमर्शियल गाड़ियाँ घूम करके उस टोल से निकलेंगी। तो वहीं पर यदि ओवरलोड है तो उसकी उतनी ओवरलोड निकाल लिया जाएगा, उस पर टैक्स कर दिया जाएगा, और जब तक वो टैक्स नहीं जमा करेंगे वो गाड़ी आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। इस तरह की व्यवस्था जितने बॉर्डर हैं उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, ये जितने स्टेट हैं वो सभी बॉर्डर पर हम लोग इसको लगाने जा रहे हैं। और अपने परिवहन विभाग की हम सभी सेवाएं आने वाले दिनों में, क्योंकि यूथ बैठे हैं यहाँ पर बहुत, अभी देखिए लर्निंग लाइसेंस है, लर्निंग लाइसेंस आप अपने मोबाइल से बना सकते हैं, हमारे दफ्तर आने की जरूरत नहीं है। हमारे दफ्तर में एक लाइसेंस अब नहीं बनता है, एक भी लर्निंग लाइसेंस उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग में नहीं बनता है, सब ऑनलाइन है। आप ऑनलाइन स्लॉट बुक करिए, आप अपना आधार से जुड़िए, एग्जाम दीजिए, पास हो गए तो आपको अपना लोड करके अपना सर्टिफिकेट निकाल लीजिए। आप नहीं कर सकते हैं तो जो फैसिलिटी सेंटर जन सेवा केंद्र गांव में बना हुआ है वहां से आप अपना 50 रुपया दे करके ले लीजिए। हमारे विभाग से एक नहीं होता है। परमानेंट लाइसेंस के लिए भी हम लोग ऑटोमेटिक ट्रैक बना रहे हैं, अब तक 14 कमिश्नरियों में बना चुके हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में 2 ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बना रहे हैं, वो ऑटोमेटिक होगा। जैसे किसी होटल में हम लोग आते हैं तो शीशा लगा रहता है तो अपने आप खुल जाता है कोई व्यक्ति के जाने के बाद, उसी तरह कैमरे लगे हैं। आप गाड़ी चलाएंगे कैमरा उसको कैच करेगा और 8 प्रकार का टेस्ट होगा। आप बाहर निकलेंगे तो आप पास हैं कि फेल हैं, माने मैनुअल कुछ नहीं रहेगा। इस तरह की व्यवस्था 75 सेवाओं का ऑनलाइन करने जा रहे हैं हम लोग। हमारे परिवहन विभाग में बहुत कम काम रह जाएगा वहां जाने के लिए। एक अलग से रोड सेफ्टी विभाग बना रहे हैं हम लोग कि केवल सड़क सुरक्षा का ही काम अब देखेगा। हर जिले में एक आरटीओ सड़क सुरक्षा का रहेगा जो ओवरलोडिंग और ये सब चीजों को देखेगा। उसका भी एक विभाग हम लोग बहुत जल्द बनाने जा रहे हैं। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी की डिजिटल इंडिया की परिकल्पना को भी परिवहन विभाग के माध्यम से भी संकल्पित करके पथ पे बढ़ाने का ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है। ये पूरा सेशन बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हुआ। आपने बहुत सरलता से सारे जवाब हम लोगों को दिए।
कुछ अगर हमारे बीच के युवाओं के प्रश्न हैं तो मैं चाहूँगा बहुत कम शब्दों में आप सवाल नहीं, पूछेंगे। परिवहन विभाग से संबंधित कोई भी सवाल हो, कोई भाई युवा साथी बताएं। देखिए, मैं तो वही चीज़ें कर रहा हूँ आज जो जोगी जी के मार्गदर्शन में, जो मैं छात्र रहते हुए मैंने जो कठिनाइयों को अनुभव किया। जी। आज एमएसटी हमारे परिवहन विभाग में यदि 1 साल के एमएसटी आप बनवाते हैं तो 78% उस पर डिस्काउंट है। 78%। कोई छात्र यदि अपना एमएसटी बनवाता है Almost 3 free है। महीने के लिए एक अलग है, 6 महीने के लिए अलग है, और साल भर का बनवाता है तो 78% हम उसको छूट देते हैं। क्योंकि हम देखते हैं भाई छात्रों को अपने आइडेंटिटी कार्ड पे, माने उनको स्कूल जाने के लिए सुविधा रहे, उनको डीएल बनाने में दिक्कत आती थी, ये उसका मैं व्यवस्था कर रहा हूँ। तो जो चीज़ें हमने अनुभव किया अपने लाइफ में, उसको आज एक अवसर मिला है तो उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। तो यदि आप लोग कुछ बताएंगे तो हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ें हैं कि भाई कम्युनिकेशन गैप होता है, हम लोग ये बहुत दिन हो गया, अब हम लोग अब दूसरे श्रेणी में जा रहे हैं, नौजवान नहीं रहे। तो आप लोग कुछ ऐसी चीज़ें, जैसे अभी हमारे एक मित्र हैं, उनकी बेटी स्कूटी चलाती थी और आप समझिए कि हम बिना लाइसेंस की, हमने कहा भाई इसको क्यों चलाने देते हैं, तो बोले कि इसका तो लाइसेंस नहीं बनता है। हमने कहा क्यों, तो भाई बोले कि ये अभी तो ये 16 साल की है, इसका लाइसेंस नहीं बन सकता है 18 साल तक। तो मैं अभी गडकरी जी के साथ एक मंथन हम लोग का कार्यक्रम हुआ, पूरे देश के मंत्री और अधिकारी गए। हमने गडकरी जी से सुझाव दिया कि पहले 50 सीसी की गाड़ी पर बिना लाइसेंस को हम लोग वो करते थे। अब क्या है कि जो नई नई स्कूटी आ रही है इलेक्ट्रिक या सब चीज़, वो अब 50 सीसी का मामला ही नहीं है। तो हम लोग 16 साल वाले को भी लाइसेंस दें, अभी 18 साल के लाइसेंस बनाते हैं हम लोग। तो अब 16 साल के भी हमने रिक्वेस्ट किया है कि 16 वर्ष के लोगों को भी लाइसेंस दें, नहीं तो क्या होगा, बिना लाइसेंस के लोग चलेंगे, बिना ट्रेनिंग के चलेंगे तो दुर्घटना ज़्यादा होगा। इसीलिए आप देख रहे होंगे आजकल बड़ा एक तरह से शिकायत भी आती है कि कोई यदि बिना लाइसेंस का कोई नाबालिग चलेगा तो 25,000 का जुर्माना है। ऐसे 25,000 की उसकी स्कूटी नहीं होगी, लेकिन 25,000 जुर्माना है। लोग कहते हैं कि क्यों किया जा रहा है, इसलिए किया जा रहा है कि जान से ज़्यादा कीमत उसकी नहीं है, जान बहुत महत्वपूर्ण है। तो आदमी को कम से कम नियंत्रण करने के लिए ये 25,000 का जुर्माना है कि लोग इसको जो है अपने बच्चों को बने ऐसे बिना ड्राइविंग लाइसेंस को गाड़ी चलाने न दें, नहीं तो जब दुर्घटना होता है तो उसकी भरपाई नहीं की जा सकती। स्कूटी का सवाल सुनते ही मुझे लग रहा था सारी बहनों के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई थी। तो आपको भाई साहब ने स्वतंत्रता दी है कि आप सवाल भी पूछ सकते हैं, और एक युवा होने के नाते अगर आपका कोई सुझाव है तो सुझाव भी दे सकते हैं जो आप विभाग को देना चाहें। विकास जी भाई साहब, अभी इन्होंने हमारे करीब 427 लखनऊ में एकल विद्यालय हैं, उनमें सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा का जो कार्यक्रम था उसमें सहभागिता की। मेरा सवाल नहीं है, सबसे पहले तो एक फीडबैक है जो हमें लगता है कि जो फीडबैक बहुत ऐसी चीज़ है जो सही जगह पे नहीं पहुंचती। अभी आपके द्वारा राम कथा कहवाया जा रहा था, तो मैं वहीं एक दिन बैठा था राम कथा में, तो कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे जब आपका आगमन हुआ कि पहली बार सही विभाग सही आदमी को मिला है। तो हम ऐसे थोड़ा सा ऐसे पूछ दिए कि भाई ऐसा क्या हो रहा है कि जो आप इस बात को कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इतने ऊर्जा उस विभाग को चलाने के लिए जितनी ऊर्जा माननीय मंत्री जी में है। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और मैं एक छोटे भाई के रूप में जब भी मिला हूँ आपसे, एक छोटे भाई के रूप में मिला हूँ, लेकिन आज मैं पहली बार एक विभाग के एक कर्मचारी के नाते माननीय मंत्री जी से सवाल में एक अनुरोध करना चाह रहा हूँ कि सर ऐसा है कि हम लोग हमेशा जन कल्याण के काम में लगे रहते हैं और हमें वही काम करना होता है जो शासन की तरफ से दिशा निर्देश मिलते हैं। अब बगल में अयोध्या बन जाने की वजह से देश के किसी भी कोने से जो युवा लखनऊ किसी भी कार्यक्रम में सम्मिलित होने आते हैं तो उनकी सबसे पहली कल्पना और सबसे पहला सवाल हमसे यही होता है कि क्या सर संभव है हम लोगों को अयोध्या घुमाया जा सके। तो मेरा बस ये अनुरोध है कि आपके माध्यम से अगर प्राइवेट ट्रांसपोर्टर को अगर एक अनुरोध चला जाए या एक ऐसा सुझाव चला जाए कि कोई भी विभाग अगर जन कल्याण के काम में काम कर रहा है या किसी भी सरकारी योजना के तहत अगर बच्चों को यहाँ से लेके वहाँ जाना चाहता है तो उनको कुछ कंसेशन मिल जाए कि सर जिससे विभाग के ऊपर बर्डन भी ना पड़े और हम लोग बड़ी सुविधा के साथ उनको लखनऊ और अयोध्या दर्शन भी करा सके। बस एक अनुरोध है हमारा एक विभाग के कर्मचारी के रूप में आपसे।
नहीं तो आप देखें, जब अयोध्या में राम मंदिर का जब चल रहा था, पूरे हर जनपद से लोग दर्शन करने के लिए आए, और जिस जनपद में आप होंगे वहाँ पूछिएगा, हजारों हजार लोग आए और सबको परिवहन व्यवस्था मुहैया कराई गई थी। और पूरे देश से लोग एक एक दिन में लाखों लाख लोग आते थे। और मैंने 350 बसें, इलेक्ट्रिक बसें, जो पूरे अयोध्या में 2 महीना तक 350 बसें हमने लगा रखा था। और जो जनपद से भी अतिरिक्त बसें हमने लगाई थी कि जो अयोध्या जाना चाहे वो जाए। हर टोल पर, जितने टोल थे, उस टोल पर एक पुलिस का अधिकारी और मेरे एक आरटीओ विभाग का वहाँ बैठे रहते थे कि जो केवल अयोध्या दर्शन लिखा हो उस गाड़ी को केवल पास कराने के लिए, उनको पानी होने की व्यवस्था करने के लिए। तो आपका ऐसा सुझाव है, उसमें कुछ और आप बताएंगे तो उसको भी किया जाएगा। क्योंकि मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे हर क्रिश्चियन के मन में एक बार उसके मन में होता है कि अपने जीवन में वेटिकन सिटी में जाकर के एक बार उस धरती को प्रणाम करें, हर मुस्लिम ये चाहता है कि एक बार मक्का मदीना जाए, तो पूरे दुनिया के हर हिंदू को ये चाहिए कि एक बार अयोध्या की धरती पर आकर के अपने जन्म और जीवन को धन्य करें। ये हम सब के लिए तो सबसे बड़ा ये आराध्य है, और हम सब का मैंने सौभाग्य है कि भगवान श्री राम भारत में पैदा हुए, अयोध्या में पैदा हुए, तो सबको दर्शन करने का लाभ मिले। जी। किसी और युवा का अगर कोई सवाल है या सुझाव है, पूछें। अभिनव जी आगे आ जाइए, दौड़ के आ जाइए। कल प्रणाम आपको। जो हमारा लखनऊ विश्वविद्यालय है उसमें ओल्ड कैंपस और न्यू कैंपस के बीच में थोड़ा दूरी ज़्यादा है, तो उसके न्यू कैंपस और ओल्ड कैंपस में आने जाने के लिए छात्रों को थोड़ा समस्या होती है। उसके लिए आप अगर एक बस की इंतजाम कर दें तो वो छात्र। भाई साहब ने अभी वो बता दिया था कि विश्वविद्यालय के या किसी भी छात्र के लिए एमएसटी है। कल से, आज कह रहा हूँ, कल से जो है न्यू ओल्ड कैंपस से न्यू कैंपस के इलेक्ट्रिक बस चलने लगी। जो आपके वो गेट है भाऊराव देवरस द्वार, वहाँ पे मैं छात्र संघ का अध्यक्ष था तो उसको मैंने बनवाया था, वहीं से बस जो है न्यू कैंपस जाया करेगी। मैं आज ही निर्देश दे दूंगा, कल से चलने लगेगी, इलेक्ट्रिक बस चलेगी, आना जाने में आसान रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, क्योंकि दीदी ने हम लोगों को भी मना किया था, मुझे लगता है शायद आपके सम्मान में कि वो कोई प्रतिक्रिया या जवाब या सवाल का जवाब नहीं देंगी, तो फिर भी मैं चाहूँगा कि अगर आप 2 शब्द खाली युवाओं को कहें तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, माननीय मंत्री जी के साथ हम आए हैं तो मंत्री जी को भी धन्यवाद देंगे और इस कार्यक्रम की पूरी टीम को बधाई देंगे कि आने के बाद पता चला कि नहीं, एकल विद्यालय का यहाँ विषय आया है। और हम चंदौली के रहने वाले हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के। हम एमएलए रहे 17वीं विधानसभा में, अब राज्यसभा के सांसद हैं। तो हमारे चंदौली में भी एकल विद्यालय और वन पर्वत और जहाँ दूरगामी जहाँ है वहाँ हमारे एकल विद्यालय हैं, और विचार परिवार से हम लोग भी जुड़े हुए हैं। और एकल विद्यालय का संस्कार और शिक्षा और सम्मान जो है वो अपने आप में एक प्रेरणा है। इस नाते माननीय मंत्री जी मंत्री है ही हैं, हम सबके बड़े भाई हैं, और मंत्री जी ने पूरा विषय दिया पूरे प्रदेश में, और हमको लग रहा है कि मोदी जी के विजन को और योगी जी के विजन को ये पूरा कर रहे हैं। इनको ईश्वर स्वस्थ और खूब स्वस्थ रखें और इसी तरह तरक्की करते रहें, और हम सब का भी इनसे जुड़ाव लगा रहे, इसी तरह मान सम्मान। और एकल विद्यालय के जो हमारे भैया बहन हैं इनको भी ढेर सारी शुभकामना देते हैं, और आने वाली जन्माष्टमी पे आप सबको ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सर। रिमझिम स्पार्क्स presents एकल भारत मंच 2.0, co-sponsored by Ramram Foundation and Campus.